अब है आर्टिकल 23 और 24 जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आते हैं। पहला है आर्टिकल 23, ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ओके, फोर्स लेबर यानी कि बेगार। इसमें आपसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं विदाउट पेइंग यू एनी मनी और वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी। आपको रहने के लिए दे देंगे या 2 वक्त की रोटी दे देंगे, बट यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू कीप ऑन वर्किंग फॉर योर मास्टर थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, ये था बेगार। ये दिस वॉज वेरी प्रेवलेंट इन द ज़मींदारी सिस्टम दैट वी यूज टू हैव। ओके, any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with the law। फिर है nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory services for public purposes। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ सर्विसेज है, अगर आप कहें कि आर्म फोर्सेस या फिर कोरोना के टाइम पर हॉस्पिटल्स वगैरह या नर्सेज वगैरह की कंपलसरी सर्विसेज थी, ओके, तो उनके लिए स्टेट कैन मेक लॉ। ओके, बट यही है कि द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। ठीक है, और इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर हैव बीन मैनी लॉज दैट हैज़ बीन मेड बाय द पार्लियामेंट। उनमें से एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। उसमें ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स को डिफाइन करा है कि क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। ओके, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी, ये सबको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। बस मेन बात इसमें ज़्यादा याद करने की है नहीं कि ये 23 आर्टिकल है क्या, ओके, और किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। एक तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार, फोर्स लेवल, इनको एक्सप्लिसिटली ये बोलता है कि दीज आर पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, फिर आता है 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अगेन सिंपल है, चाइल्ड लेबर को ये प्रोहिबिट करता है। नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड एट वर्क और इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। बिलो द एज ऑफ 14 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसको चाइल्ड लेबर एक्ट आया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो 2016 में अमेंड कर दिया गया। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसको अमेंड करके ये बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये पहले क्या था, 14 से नीचे सिर्फ हजार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करता था। अब 14 से नीचे सारी एक्टिविटीज़ में, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। ज़रूरी नहीं कि वो हजार्डस हो, और ये एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशंस की लिस्ट दी गई थी। ओके, और 14 से 18 में हजार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करता है। तो ये था अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, इसमें कुछ केसेस है, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड एक्टर या एक्ट्रेसेस है, ओके, वो चाइल्ड लेबर के अंडर नहीं आते हैं। या फिर आप घर के बिजनेस में हेल्प कर रहे हो ना, घर का काम कर रहे हो, तो दैट विल नॉट बी चाइल्ड लेबर। तो ये था चाइल्ड लेबर। अगेन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन में दो हैं, 23 एंड 24। 23 में दो एक्सप्लिसिटली चीज़ को प्रोहिबिट करता है, वन वॉज बेगार एंड द अदर इज ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग। 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ओके, और इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बहुत सारे लॉज बनाए। उनमें से एक था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट और एक चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। ओके, ये 2016 का अमेंडमेंट याद रखना कि क्या क्या एक्चुअल प्रोहिबिशन है। ये क्या कहता है कि 14 से नीचे ये इसने लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस दिए हैं जिसमें फुल प्रोहिबिशन है। ठीक है, 14 से 18 में
सिर्फ हजार्डस एक्टिविटीज़ में प्रोहिबिशन है। ओके, तो ये था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो थैंक यू। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 25, 26, 27, 28। अब ये रिलीजन, ये फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है? कॉन्शियंस का मतलब है कि आप डिसाइड करोगे कि आपका और आपके गॉड का, भगवान का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, कोई भी कॉन्शियंस में आपसे ये नहीं कह सकता, या स्टेट ये नहीं कह सकती कि ये गलत है। ओके, यू विल हैव द राइट टू डिसाइड वट योर रिलेशनशिप विद योर गॉड इज़। ये कॉन्शियंस हो गया। प्रोफेस करने का मतलब है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो। यू हैव द राइट टू डिक्लेयर कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जू हो, अथीस्ट हो, जो भी हो। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है कि यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस रिचुअल्स, कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। एंड प्रोपोगेट का मतलब है अगेन टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ योर रिलीजन। प्रोपोगेशन में कन्वर्जन नहीं आता है। ठीक है, कन्वर्जन इज़ नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इनफैक्ट बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में कन्वर्जन को एक क्रिमिनल ऑफेंस भी माना गया है, क्योंकि मैनी टाइम्स इट इज़ फोर्स्ड। आपको या तो इकोनॉमिकल इंसेंटिव दिया जाता है या फिर फोर्सफुली कन्वर्जन करा जाता है। ओके, थ्रू सोशल बॉयकॉट वगैरह बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कन्वर्जन इज़ नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोपगेशन इज़। ठीक है, अब इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। 3 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमने 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पढ़े थे बहुत सारे, उसमें से। उसके बाद इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ओके, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। अब जो secular activities है, the state can regulate the secular activities। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका रिलीजन, इफ़ यू आर अ हिंदू फॉर एग्जांपल, या आप मुस्लिम हो बट आपका बिजनेस भी है एसोसिएटेड विद योर रिलीजन। फॉर एग्जांपल आपने मंदिर की दुकान खोली, मंदिर का जो पूजा पाठ की सामग्री होती है उसकी दुकान खोली, तो द स्टेट कैन रेगुलेट। आपको टैक्स वैक्स देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटीज़ कैन बी रेगुलेटेड। ओके, ये था आपका पहला क्लॉज। दूसरा है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स एंड थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को थ्रो ओपन करने की कहानी क्या है? अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट देखें तो एक 1920s में टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला था, इन विच द टेम्पल एंट्री ऑफ टेम्पल वॉज फोर्स्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल। ठीक है, तो ये मूवमेंट एक बहुत गांधीयन टाइप मूवमेंट था, नॉन वायलेंट मूवमेंट, इन विच people from all walks of life came together and asked for the entry of the backward class people। ठीक है, तो ये इसकी एक हिस्ट्री रही गई है जिसमें हम द इम्प्योर, और इम्प्योर में कोटेशन में कह रहा हूँ, आर नॉट अलाउड इनसाइड टेम्पल्स। ठीक है, तो लेकिन स्टेट कैन ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हिंदूज हेयर कंसिस्ट ऑफ सिक्स, जैन, बुद्धिस्ट एज वेल एज हिंदूज। ये था आपका आर्टिकल 25। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या नहीं है इसमें? राइट टू कन्वर्जन नहीं आता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आता है,
आता है, प्रैक्टिस आता है और प्रोपोगेट आता है। फिर है 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अगर आप 25 देखें तो दिस वॉज अ राइट ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल, और अगर आप 26 देखें तो ये राइट एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसको रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा गया है उनके लिए होती है। सॉरी, हाँ, रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए होती है। ओके, तो सबसे पहले तो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो 25 में भी था। एंड एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज अफेयर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ओके, देखो फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ रेगुलेशन भी होता है। रेगुलेशन का मतलब फ्रीडम हिंडर करना नहीं होता। ओके, तो हमेशा रेगुलेशन तो करेगी स्टेट्स। अब ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम के साथ साथ रेगुलेशन भी होगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो है ही। अब सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, क्योंकि इट वाज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि द फॉलोइंग डिफाइंस व्हाट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन इज, दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, पहला, who have a system of beliefs, doctrine, which they regard as conducive to their spiritual well-being. ठीक है, पहला, they should believe something that is conducive to their spiritual well-being. Number 2 is it should have a common organization. Okay, और organization का नाम होना चाहिए। अगर ये सब है तो then you will be part of a religious denomination, और इस religious denomination की rights है। Okay, so this article 26 is basically a group right. article 25 individual right थी। फिर आता है article 27. article 27 is also an important article. ये क्या कहता है कि the taxes, freedom as to payment of taxes from promotion of any particular religion, यानी कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कैन नॉट टेक टैक्सेस फ्रॉम यू फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट कर रही है तो पहले ही वो सेक्युलर एक्टिविटी के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस और द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ओके, तो ये 27 था कि अगर आप एक टैक्स पेइंग सिटीजन हो देन योर टैक्सेस should not be used for promotion of a particular religion. Okay, लेकिन the provision prohibits only levy of tax and not a fee. टैक्स और फी में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 धाम यात्रा वगैरह जा रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन टेक फ़ी क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन या आपको यहाँ पर डिज़ास्टर सर्विसेज या फिर कोई भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं दैट द स्टेट प्रोवाइड्स यू, तो आपसे फ़ीस ले सकती है, लेकिन आपसे आपके टैक्सेस को यूज़ करके किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 27 था आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या है? ये है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, no one can compel you to attend religious instructions in institutions। और इस आर्टिकल में 4 तरह के इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करा है। इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट। होली मेंटेन बाय द स्टेट्स माने
कि फाइनेंशियल एक्सपेंशन और एक्सपेंसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सब कुछ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट सब कुछ स्टेट देख रहा है, ठीक है। इस केस में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। अगर आप 27 देखो, अभी हमने पढ़ा था कि वो कहता था कि आपके टैक्सेस विल नॉट बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। अब स्टेट अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके एक्सपेंसेस दे रहा है, तो बेसिकली आपके टैक्स यूज़ करे जा रहे हैं इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस टीचिंग देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये तो पहला हो गया। दूसरा है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। अब क्या होता है कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, पर्टिकुलरली हिंदू प्लेसेस, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, ओके। दिस इज़ अगेंस्ट आर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, लेकिन ऐसा है तो है। तो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट मैनेज करती है, ओके। और जो भी आप डोनेशन देते हो उसका कुछ प्रोसीड्स गवर्नमेंट ले जाती है एज पार्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। और ये मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? ट्रस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट विच इज़ चूजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ट्रस्ट इज़ चोजन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रिलीजियस, जैसे फॉर एग्जांपल शिरडी मंदिर है, ठीक है। शिरडी मंदिर में बहुत सारे शिरडी मंदिर का कंट्रोल इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। शिरडी मंदिर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। कोई भी हिंदू मंदिर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट और शिरडी मंदिर के बीच का जो रिलेशन है इज़ डन थ्रू अ ट्रस्ट, ठीक है। और ये ट्रस्ट इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस केसेस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, क्योंकि जो मंदिर है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिलीजियस बिलीफ हो सकती है, ओके। आप दोनों में फ़र्क समझ रहे हो? इसमें स्टेट इज़ प्रोवाइडिंग द एक्सपेंसेस, इसमें एक्सपेंसेस आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स। जनरली व्हाट हैपेंस इज़ कि जो स्टेट्स उल्टा ले जाती है इससे टैक्सेस, बट द स्टेट ओनली हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ओके। ये बी हो गया। सी हो गया इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट्स मीनिंग कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, डिग्रीज, वैलिड डिग्रीज जो देती हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, these are universities recognized by the state, उसमें the instructions are on voluntary basis। इसी हो गया इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, जो ग्रांट्स लेते हैं स्टेट से फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके। कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो गिव्स ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है आर परमिटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। इन दोनों में वॉलंटरी बेसिस का मतलब है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता इन रिलीजियस फंक्शंस को अटेंड करने के लिए। इसमें कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है और इसमें कम्प्लीटली परमिटेड है, ओके। थैंक यू। फिर है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30, ओके। याद करना 29(2) थोड़ा बहुत मेंशन था आपके आर्टिकल 15 और 16 में, थोड़ा सा देख लो आर्टिकल 15 के वो क्लॉज क्या है जिसमें 29(2) में मेंशन है। आएगा नहीं उसमें एग्ज़ाम में, बट रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा अभी। तो आर्टिकल 22 क्या है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। एनी सेक्शन का मतलब, एनी सेक्शन अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका। सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, हैव द राइट टू प्रिजर्व दीज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब है एवरी सिटीजन
हैज़ द राइट टू प्रिजर्व हिज और हर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसके जो स्कोप है, यानी कि स्कोप इज़ माइनॉरिटीज़ एज वेल एज मेजॉरिटीज़। दिस आर्टिकल डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी को भी पावर मिल जाती है इससे, लेकिन स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए नहीं है। फिर आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाइड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। रिलीजन, ये सब याद रखना है। ये क्या ग्राउंड्स है? अगर आप 15 आर्टिकल 15 और 16 पढ़ोगे, 15 पढ़ोगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो कहता है कि नथिंग इन आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। राइट, तो एक तरह से ये वायलेट हो रहा है, बट 15 उसको ओवरराइड कर दे रहा है। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन वाले आर्टिकल हैं उसमें इसका मेंशन होगा 29(2) का। बेसिकली यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 29(2). आर्टिकल 30 क्या है? इन दोनों में फ़र्क देखना, 29 और 30 में। इसकी लैंग्वेज देखो, ऑल माइनॉरिटीज़ whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। अब माइनॉरिटीज़ के लिए बना है ये आर्टिकल। इसमें था एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ दिस राइट। इसमें क्या है? माइनॉरिटीज़ के पास ही ऐसी राइट। ओके, एंड माइनॉरिटीज़ किस तरह की माइनॉरिटीज़? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दो तरह की माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। और लिंग्विस्टिक में भी और माइनॉरिटीज़ को डिफ़ाइन नहीं करा गया है। ओके, कि माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है? 10% हो और 90% मेजॉरिटी हो, क्या वो माइनॉरिटी है? 5% हो, 49% हो और ये 51 है, तब भी माइनॉरिटी रहेंगी क्या वो? तो ये सब डिफ़ाइन नहीं है कि कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी कहलाए, बट ये ज़रूर बताया गया है कि रिलीजियस माइनॉरिटी होती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज़ विल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ठीक है, अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का मतलब इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। रिकग्निशन प्लस एड। ठीक है, रिकग्निशन बट नॉट एड, और नो रिकग्निशन एंड नो एड। ओके, इन दो में स्टेट रेगुलेट कर सकता है। ओके, क्या वो पढ़ा रहे हैं वो रेगुलेट कर सकता है, इसमें कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो 2 तरह के रेगुलेशन होंगे। एक तो ये एजुकेशन से रिलेटेड, आप क्या पढ़ा रहे हो, आपका सिलेबस क्या है, आपका करिकुलम क्या है, ये सब। ठीक है, एक रेगुलेशन होगा अबाउट योर फाइनेंसेस, टैक्सेस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, और जो बेसिक रेगुलेशंस है अदर देन योर एजुकेशन। तो ये तो सब में होंगे, ये तीनों में वैलिड है। ठीक है, जो लेकिन जो सब्जेक्ट जो स्कूल रिलेटेड रेगुलेशंस है वो सिर्फ 2 में है, ऊपर के 2 में। ओके, मेनली हमने क्या पढ़ा आर्टिकल 30 में, याद रखने की बात है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है ये राइट। इट इज़ द ओनली फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टू माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ 2 तरह की हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स, ये भी पढ़ा हमने, जिसमें एक रिकग्निशन प्लस एड है, इसमें रिकग्निशन है बट नॉट एड है, इसमें रिकग्निशन भी नहीं है और एड भी नहीं है। ये था आपका आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में भी देखा हमने कि एनी सेक्शन, इसमें लिखा तो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा गया है।
बट इसका स्कोप जो है वो दैट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी, बिकॉज ऑफ द फ्रेज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है। और 29(2) में हमने देखा कि कोई भी स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं होगा कि रिलीजन है उसका, रेस क्या है, कास्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है। दिस वॉज रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सॉरी। ओके, थैंक यू।